ओके, तो अब हम क्या देखने की कोशिश करेंगे। हमने ये देख लिया चार्ज का कंसेप्ट कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, कैसे कोई बॉडी पॉजिटिव और कोई बॉडी नेगेटिव चार्ज होती है, आयन का फॉर्मेशन है ना कैसे होता है। उसके बाद हमने ये देखा कि किसी बॉडी में चार्ज देने के कितने मेथड हैं, ये 3 चीज़ हमने देख चुके। अब हम ये देखेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट में चार्ज है या नहीं है, ये कैसे पता करें, ये भी तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना। तो इस चीज़ के लिए हम फिजिक्स में जिस एपैरेटस का यूज़ करते हैं उस एपैरेटस का नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसे एपैरेटस मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, बेसिकली हम ये कह सकते हैं है, जिससे हमको ये पता चलता है कि किसी ऑब्जेक्ट में चार्ज है या नहीं है, और हम एक मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं कि कितना होगा। ठीक है, फिजिक्स में बहुत सारे इलेक्ट्रोस्कोप हैं, हमारे सिलेबस में है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ मतलब पत्तियाँ, पत्ती। ठीक है, अब वैसे तो ये अगर आएगा तो बहुत ही कम नंबर के लिए आएगा, इसलिए हम इसको जल्दी जल्दी देखेंगे 5 मिनट में। ठीक है, पहले तो अगर ये आपके एग्जाम में आता है तो आपको इसकी कंस्ट्रक्शन, बेसिक कंस्ट्रक्शन है, याद रख लेना। एक ग्लास का जार है, ठीक है, यहाँ पर एक मेटल रोड है, ये ब्लू कलर की। ठीक है, इस मेटल रोड के ऊपर वाले कॉर्नर पर एक मेटल डिस्क लगी हुई है, और नीचे वाले कॉर्नर पर 2 बहुत ही पतली यानी कि बहुत ही थिन गोल्ड स्ट्रिप लगी हुई है। ठीक है, मतलब बेसिकली ये पूरा रास्ता यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा हो गया कंडक्टिंग पाथ। कंडक्टिंग पाथ मतलब चार्ज का इजीली फ्लो हो जाएगा। इस कॉर्क की मदद से इस रोड को यहाँ पर स्टेबल किया हुआ है, और ये कॉर्क इंसुलेटर होती है, मतलब चार्ज को इधर फ्लो नहीं होने देगी। ठीक है, यहाँ पे ग्राउंडिंग पॉइंट होता है। ये हो गया इसकी कंस्ट्रक्शन, समझ में आ गया। अब देखो, मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए, मैं इस ऑब्जेक्ट को इसके पास लेके आता हूँ और मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट ए में चार्ज है या नहीं है। सिंपल, मानो कि ऑब्जेक्ट ए में कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, नेट चार्ज 0 है। तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट ए को इस मेटल डिस्क के साथ कांटेक्ट में लाता हूँ कंडक्शन वाले तरीके से, मतलब टच कराता हूँ। याद रखें, यहाँ पे बहुत सारी बुक में इंडक्शन मेथड भी यूज़ करते हैं, बहुत सारी बुक्स में कंडक्शन मेथड भी यूज़ करते हैं। दोनों ही तरीके से इलेक्ट्रोस्कोप को यूज़ किया जा सकता है, आप किसी भी तरीके को लिख के आ सकते हैं, कुछ भी गलत नहीं है। हम अगर कंडक्शन को देखें तो मान लो हम रोड ए को इस डिस्क के साथ ऑब्जेक्ट ए को कनेक्ट करते हैं, टच करते हैं। ठीक है, और अगर ए में कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ से यहाँ कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा। तो मतलब ये गोल्ड लीफ पहले जहाँ थी ये उसी पोजीशन में रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं। अभी मान लो कि ये जो मेरी ऑब्जेक्ट ए है, मान लो ये नेगेटिव चार्ज है, कोई भी चार्ज मान लो। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट ए को डिस्क के साथ कांटेक्ट में लाता हूँ तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ के थ्रू एक कंडक्टिंग पाथ के थ्रू यहाँ पे लीफ में आ जाएंगे, और जैसे ही लीफ में ये नेगेटिव चार्ज आ गया, अभी क्या होगा, इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया, इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया इस लीफ में, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगी। और यहाँ पे पीछे एक स्केल लगा होता है, और ये कितना रिपेल करती हैं उससे हम ये बता सकते हैं कि कितना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र हुआ होगा। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि क्या इसमें चार्ज है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट ए में चार्ज नहीं होगा तो लीफ वहीं की वहीं रहेंगी, अगर ऑब्जेक्ट ए में चार्ज होगा तो क्या होगा, लीफ में दोनों में सेम टाइप का चार्ज आ जाएगा और लीफ एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ख़त्म। ठीक है, तो पहला तो ये बेसिक 3-4 पॉइंट देख लो इसके। पहला क्या है, इट इज़ यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट। मतलब इसका यूज़ कहाँ होता है कि किसी ऑब्जेक्ट में चार्ज है या नहीं, ये चेक करने के लिए। अगर नहीं है इसमें चार्ज तो गोल्ड लीफ वहीं की वहीं रहेंगी, अगर इसमें चार्ज है तो चार्ज यहाँ ट्रांसफ़र होगा, लीफ एक दूसरे को रिपेल करेंगी, और हम उससे देख सकते हैं डायग्राम में कि अगर लीफ एक दूसरे को रिपेल कर रही है इसका मतलब ऑब्जेक्ट ए में चार्ज है। कौन सा है ये पता करना आसान नहीं है। दूसरी बात, स्प्रेड ऑफ द लीव्स, मतलब लीव्स कितना स्प्रेड होती हैं, इतना या इतना या इतना, है ना। ये स्प्रेड ऑफ द लीव्स हमको एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया देता है कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है। जितना अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र हुआ होगा हम ये कह सकते हैं उतना ही ज़्यादा चार्ज इस ऑब्जेक्ट में होगा। तो ये 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़, मान लो ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप ऑलरेडी चार्ज्ड है ना। हमने कोई ऑब्जेक्ट ए लाया, वो नेगेटिव चार्ज था, टच कराने की वजह से तो नेगेटिव चार्ज आ चुका। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये वाला पॉइंट कर रहे हैं।
फॉर ऑलरेडी चार्ज लीव्स, मतलब अब लीव्स ऑलरेडी चार्ज हैं, कोई भी चार्ज हो सकता है इस पर। अभी अगर मैं एक नया ऑब्जेक्ट लेके आता हूँ, ऑब्जेक्ट बी, तो ऑब्जेक्ट बी के साथ दो केस हो सकते हैं कि या तो ये पॉजिटिव चार्ज है या ये नेगेटिव चार्ज है। अब देखो क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट बी नेगेटिव चार्ज है, मतलब इसका चार्ज सेम है, जो इसका चार्ज है वो ऑलरेडी लीव्स का चार्ज है, तो क्या होगा, अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो ये और नेगेटिव चार्ज इधर ट्रांसफर होगा, इस पर और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ज़्यादा पावर से ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो मतलब लीव्स और फर्दर मूव कर जाएंगी। समझ में आ गया। और अगर बी पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इधर ट्रांसफर होगा और ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को कैंसिल आउट करेगा, और जिसकी वजह से यहाँ पर जो पहले जितना नेगेटिव चार्ज था उससे कम हो जाएगा। तो पहले अगर ये इतना रिपेल कर रहा था तो अब ये थोड़ा सा कम रिपेल करेगा, बस। तो यानी कि अगर ऑलरेडी चार्ज्ड है, अब मैं ऑब्जेक्ट बी लेके आता हूँ, तो या तो ऑब्जेक्ट बी का चार्ज इसके चार्ज से सेम होगा या अपोजिट होगा। अगर सेम होगा तो क्या होगा, लीव्स और फर्दर मूव करेंगी, और अगर अपोजिट होगा तो क्या होगा, ये लीव्स आपस में क्लोज हो जाएंगी। बस यही है इलेक्ट्रोस्कोप का कंसेप्ट। इतना सा कर लो, अपने एग्जाम में आ जाएगा, और इतना ही आएगा, 1-2 नंबर का अपन करके आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलो फिर ओके, तो अब हम सेकंड टॉपिक देखेंगे, और सेकंड टॉपिक में हम क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। अब हम चार्ज की प्रॉपर्टीज़ देखने की कोशिश करेंगे। वैसे तो इसमें कुछ कुछ फंडामेंटल्स भी हैं जो हमारे आगे के सब बहुत सारे चैप्टर्स में काम आते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो मार्किंग के हिसाब से ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। बहुत ही कभी कभी कोई 1-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो आप दोनों तरीके से देख सकते हो, लेकिन मेरा तरीका यही है कि इसमें थोड़ा सा 10-15 मिनट में थोड़ा सा इसको आराम से डिटेल में पढ़ लो, ताकि जो इसके फंडामेंटल हैं वो भी हमारे आगे काम आ जाएं, और साथ में जिसकी जो मार्किंग है 1 या 2 नंबर का जब उसमें से क्वेश्चन आता है वो भी हम बना लें। ठीक है, तो अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज में पहली प्रॉपर्टी जो हम पढ़ते हैं वो होती है एडिटिविटी। एडिटिविटी कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। इसका मतलब ये है कि किसी भी सिस्टम में नेट चार्ज क्या होता है, उस सिस्टम में जितने भी चार्ज प्रेजेंट हैं उनका एल्जेब्रिक सम होता है। बस ये हमने देख भी लिया है। जैसे कि हमने देखा कि भाई एक न्यूक्लियस है ना, उस न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन हैं, उस न्यूक्लियस के आसपास 10 इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं, तो उस एटम में नेट चार्ज कितना था, कैसे निकाला था, 10 प्रोटॉन की वजह से +10, 10 इलेक्ट्रॉन की वजह से -10, नेट चार्ज कितना हो गया, 0। बस वही है एक प्रॉपर्टी एडिटिविटी। इसका मतलब क्या है, नेट चार्ज इन अ सिस्टम, ये क्या होता है, एल्जेब्रिक सम होता है ऑफ ऑल चार्जेस प्रेजेंट इन द सिस्टम। ये सिस्टम है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक सिस्टम है, इसमें मेरे पास 20 प्रोटॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन है, 30 प्रोटॉन है, और मैंने आपको बोला नेट चार्ज निकालो। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से नेट चार्ज क्या होगा किसी भी सिस्टम में, एल्जेब्रिक सम होगा। एल्जेब्रिक मतलब साइन के साथ जोड़ दो बस, और कुछ नहीं करना। एल्जेब्रिक सम होगा इसमें जितने भी चार्ज प्रेजेंट है, यानी कि 20 प्रोटॉन की वजह से कितना चार्ज आया, +20 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, है ना। 15 इलेक्ट्रॉन की वजह से कितना चार्ज आएगा, -15 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, ये कूलाम में, ठीक है। 30 प्रोटॉन की वजह से कितना चार्ज आएगा, +13 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। तो अगर आप देखो ये तो कॉमन आ जाएगा, है ना। तो +30 +20 50 माइनस 15 कितना हो गया, 35। तो ये हो गया 35 प्लस का इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। ये हो गया इसका नेट चार्ज। बस ये यही बोलना चाह रहा है कि किसी भी सिस्टम में टोटल चार्ज जितने भी हैं
वो उस सिस्टम में जितने भी चार्ज हैं उनका एल्जेब्रिक सम होता है अगर मैं नेट चार्ज निकालना चाहता हूँ तो। एल्जेब्रिक सम मतलब साइन के साथ जोड़ दो, प्रोटॉन है प्लस, इलेक्ट्रॉन है माइनस, बस। और इसमें बेसिक चार्ज और इसमें बेसिक चार्ज, क्वांटिटी तो दोनों में सेम रहती है, 1.6 × 10⁻19। ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई? समझ लोगे तो सिली मिस्टेक्स नहीं करोगे, अपने एग्जाम्स में और आगे के बहुत सारे चैप्टर्स में ये काम आती है, ठीक है। अब देखो दूसरी प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है इनवेरिएंस। इनवेरिएंस का मतलब क्या है? नाम पे मत जाओ, वैसे बहुत सिंपल है। इनवेरिएंस का मतलब क्या है कि ये वेरी नहीं करती। किस पे? वेलोसिटी के हिसाब से। इनवेरिएंस का मतलब क्या है? अगर कोई चीज़ वेरी नहीं कर रही है वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में तो मैं कह दूंगा वो इनवेरिएंस है, ठीक है। इसका मतलब अगर किसी भी बॉडी में, अगर किसी भी बॉडी में रेस्ट में चार्ज है Q, है ना, तो अब अगर मैंने इस बॉडी को कोई स्पीड दे दी तो उसमें चार्ज कितना हो रहेगा? अभी भी Q ही होगा। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में जो चार्ज है वो रेस्ट पे या मोशन पे डिपेंड नहीं करता। मतलब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज अगर -1.6 × 10⁻⁻19 है तो चाहे इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी हो या इलेक्ट्रॉन बहुत ही तेज स्पीड पे न्यूक्लियस के आसपास चक्कर काट रहा हो, किसी भी स्पीड पे चक्कर काट रहा हो, है ना, उसका चार्ज कभी भी चेंज नहीं होगा। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में जो चार्ज रेस्ट में है वही चार्ज मोशन में रहता है। तो मैं कह दिया कि चार्ज हो गई इनवेरिएंस प्रॉपर्टी, मतलब चार्ज इनवेरिएंस शो करता है। अच्छा, चार्ज शो करता है पर किसी ऑब्जेक्ट का मास है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है ना, वो ये प्रॉपर्टी शो नहीं करता। बेसिकली क्या होता है, अगर आप आइंस्टाइन सर की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी यूज़ करो तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मास उसके रेस्ट मास के साथ इस तरह से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। यूजुअली क्या होता है, यूजुअली किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ये बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम होती है स्पीड ऑफ लाइट से। अब क्योंकि ये यहाँ पे ये c बहुत ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू बहुत कम हो गई। ध्यान से देखना, 1/c² की वैल्यू बहुत ज़्यादा है क्योंकि v c के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो ये बहुत कम है, तो इस पूरे की वैल्यू हो गई 1। इस पूरे की वैल्यू 1 हो गई तो m की वैल्यू m0 के बराबर हो गई। कब? जब किसी पार्टिकल की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में बहुत कम है। पर अगर स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में वो ऑब्जेक्ट भागने लग जाए, मतलब v की वैल्यू c के बराबर हो जाए, तो v²/c² की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये दोनों बराबर हो जाएंगे और ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हो जाएगी 1। अगर ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 हो गई तो देखो क्या गड़बड़ हो गई, ये हो गया √1 - 1 यानी कि 0। ये 0 यानी कि 1 किसी भी चीज़ में 0 को डिवाइड करते हो वो हो जाती है इन्फाइनाइट, यानी कि अब उसका मास हो गया इन्फाइनाइट। ये थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी से आया है। हालांकि इस चीज़ पे, इस कंसेप्ट पे साइंटिस्ट कम्युनिटी डिवाइडेड है, पर आप इस चीज़ को अभी एक्सेप्ट कर सकते हो अपने लेवल पे। इसका मतलब क्या है, जहाँ चार्ज इनवेरिएंस शो कर रहा है, चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रहा, मास के साथ आप ऐसा नहीं कह सकते। मास किसी भी ऑब्जेक्ट का, अगर वो ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में बहुत ही धीरे चल रहा है, जो कि यूजुअल केस होता है, तब तक तो उसका मास और रेस्ट मास एक ही चीज़ होती है, ठीक है, जिसको अपन इनर्शियल मास भी बोलते हैं। पर अगर उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो जाए तो उस स्पीड का रिलेटिव मास, इसको रिलेटिविस्टिक मास बोलते हैं, ठीक है, तो उस स्पीड का रिलेटिविस्टिक मास इन्फाइनाइट की तरफ चला जाता है। मतलब मास जो है ना, ये स्पीड पे डिपेंड करता है। अच्छा, मैंने ये क्यों बताया? ये मैंने इसलिए बताया आपको क्योंकि चार्ज के बाद एक और चीज़ होती है, स्पेसिफिक चार्ज। क्या?
स्पेसिफिक चार्ज, फिर से मैंने वही उठा लिया क्या? हाँ, स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज आप किसी भी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कैसे डिफाइन करते हो? किसी भी ऑब्जेक्ट का चार्ज को अगर मैं उसी ऑब्जेक्ट के मास से डिवाइड कर दूं, जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि इलेक्ट्रॉन का, ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज निकालो, तो कुछ नहीं करना, आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज को इलेक्ट्रॉन के मास से डिवाइड कर देना है। ये जो क्वांटिटी आई आप कह दोगे ये इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज हो गया। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम क्या है। स्पेसिफिक चार्ज में दो चीजें हैं, Q और M। Q तो पार्टिकल की वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती, अभी मैंने देख लिया। Q तो रेस्ट में और मोशन में सेम रहता है, पर पार्टिकल का मास ये जो है ना, ये गड़बड़ कर रहा है। इसमें क्या है कि अगर वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में बहुत कम है तब तो मास डिपेंड नहीं करता, पर अगर स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में भाग रहा है तो ये मास इनफाइनाइट की तरफ चला जाता है। तो स्पेसिफिक चार्ज में ये वाली चीज़ जो है Q, ये तो है इनवेरिएंट, और जो है M ये है वेरिएंट। तो स्पेसिफिक चार्ज खुद वेरिएंट हो गया, मतलब चार्ज तो इनवेरिएंट है, स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, पर स्पेसिफिक चार्ज वेरिएंट है। क्यों? क्योंकि M वेरिएंट है। यानी कि इन शॉर्ट समराइज अगर करें, इनवेरिएंस क्या होता है, अगर आपके पास आ जाए तो एग्जाम में, कि किसी भी ऑब्जेक्ट का चार्ज उसकी स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, यानी कि चार्ज एट रेस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू चार्ज इन मोशन। ठीक है, पर स्पेसिफिक चार्ज एक अलग कंसेप्ट है, आपको आ सकता है 1 नंबर के लिए। स्पेसिफिक चार्ज डिफाइन होता है Q/M से। इसमें ये जो Q/M है ना, ये इनवेरिएंट नहीं होती। इसका मतलब क्या है कि Q/M या स्पेसिफिक चार्ज ये रेस्ट पे और मोशन पे अलग अलग हो सकता है, डिपेंड करता है उस पार्टिकल की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में कितनी है। ठीक है, ओके। तो अब तक हमने 2 प्रॉपर्टी देख ली है ना। इस साइड पे फोकस मत करो, ये साइड अपना 5 मिनट का क्विक रिवीजन के लिए आएगा लास्ट में। ठीक है, इधर आ जाओ। तो अपन तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, और तीसरी प्रॉपर्टी है चार्ज का कंजर्वेशन। अच्छा, कंजर्वेशन की जब भी हम बात करते हैं तो हमने कंजर्वेशन का फॉर्मूला 11th में ही पढ़ा है, बचपन में शायद 9th-10th में ही पढ़ाओ। और हम हमेशा कंजर्वेशन के लिए ऐसा याद रखते हैं, जैसे एनर्जी के लिए अगर बात करें तो हम कहते हैं कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यही याद करते हैं ना। उसमें एक छोटा सा लोचा होता है, मतलब वो टेक्निकली करेक्ट डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, तो पहले तो टेक्निकली करेक्ट डेफिनेशन देख लो। तो कंजर्वेशन के लिए टेक्निकली करेक्ट डेफिनेशन है, अगर आप वही क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय वाला डेफिनेशन के साथ कंपेयर करना चाहते हो, तो चार्ज इन एनी आइसोलेटेड सिस्टम, ये वर्ड आपको यूज करना पड़ेगा, आइसोलेटेड सिस्टम। अब सही है वो डेफिनेशन। चार्ज इन एनी आइसोलेटेड सिस्टम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। या फिर इसको बहुत ही सिंपलिस्टिक टर्म में एक लाइन में समझा जा सकता है कि नेट चार्ज इन एनी, अगेन आइसोलेटेड इंपॉर्टेंट है, इन एनी आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब पहले तो इसको देख लो कि ये है क्या। ठीक है, तो उसको समझने के लिए पहले तो आपको अपने को ये समझना पड़ेगा कि आइसोलेटेड सिस्टम होता क्या है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये है कि मेरा सिस्टम अगर मैंने उसको आइसोलेटेड मान लिया तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट में मेरे उस सिस्टम का किसी और चीज़ के साथ इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। नहीं समझ में आया? समझो, अगर मैं इस लाइन में आइसोलेटेड सिस्टम वर्ड हटा देता हूँ और मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि चार्ज इन एनी ऑब्जेक्ट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना, तो इसी मतलब ये क्या है, मेथड अपन ने जब पढ़ा था चार्जिंग वाले मेथड में, जब अपने कंडक्शन, सॉरी ये इंडक्शन है, हाँ इंडक्शन वाला मेथड देखा था ना, तो इंडक्शन वाले मेथड का ही फॉर्मूला वापस ले लो।
वही डायग्राम अगर मैं मेटल स्फीयर ए को ऑब्जर्व करने की कोशिश करूं सिर्फ, तो केस 1 में मेटल ए पे नेट चार्ज कितना था? 0। केस 2 में मेटल ए पे नेट चार्ज कितना था? +4 -4 0। केस 3 में मेटल ए पे नेट चार्ज कितना रह गया? +4। केस 4 में मेटल ए पे नेट चार्ज कितना रह गया? +4। यहाँ पर +4। समझ रहे हो अपनी डेफिनेशन की गड़बड़? हम सिर्फ मेटल ए की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे +4 हो गया, मतलब चार्ज तो क्रिएट हो गया। अगर चार्ज क्रिएट हो गया मतलब अपनी डेफिनेशन गलत हो गई, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है, हमने ये वर्ड स्किप कर रखा था, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है कि आइसोलेटेड का मतलब है कि मैंने एक बार जिस सिस्टम को आइसोलेट कर दिया, अब वो मेरे पूरे एक्सपेरिमेंट में किसी और चीज़ के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा। समझ में आ गया? देखो, ए के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ए ने थर्ड स्टेज में आके, थर्ड पॉइंट पे आके ग्राउंड के साथ इंटरेक्शन कर लिया और ए का ये नेगेटिव चार्ज ग्राउंड में चला गया। समझ में आया? तो मैं ए को आइसोलेटेड सिस्टम में नहीं कंसिडर कर सकता। तो मतलब अगर मुझे आइसोलेटेड सिस्टम लेना है तो ऐसा लेना पड़ेगा जो मेरे पूरे एक्सपेरिमेंट में किसी और चीज़ के साथ इंटरेक्ट नहीं किया हो। तो मैं यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम क्या ले सकता हूँ? मेटल ए प्लस ग्राउंड। अगर मैं ए प्लस ग्राउंड की बात करूँ तो अब आप देखोगे यहाँ पर नेट चार्ज है 0, यहाँ पर नेट चार्ज है 0 ए प्लस ग्राउंड का, यहाँ पर नेट चार्ज है ए प्लस ग्राउंड का। ए पर है +4 और ग्राउंड में गया -4, नेट यहाँ पे फिर से हो गया 0। अगर इस केस की बात करूँ तो यहाँ पर ए पर कितना है? +4, ग्राउंड में कितना गया? -4, नेट कितना हो गया? फिर से 0। यहाँ पर देखो, ए पर कितना है? +4, ग्राउंड में कितना है? -4, नेट फिर से कितना हो गया? 0। अब आप देखोगे तो मेरे सिस्टम में थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट नेट चार्ज 0 ही रहा। अगर यहाँ पे +4 होता या कुछ और होता तो मेरे पूरे सिस्टम में वही कंटिन्यू कर रहा होता। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मेरे आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज है वो क्रिएट नहीं किया जा सकता और डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। मतलब मेरे सिस्टम की शुरुआत में, अगर मेरा सिस्टम आइसोलेटेड है तो मेरे सिस्टम की शुरुआत में जितना चार्ज है, अगर ए प्लस ग्राउंड में शुरुआत में 0 है तो थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट ए प्लस ग्राउंड में नेट चार्ज 0 ही रहेगा। चार्ज इन एनी आइसोलेटेड सिस्टम के नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब तो जितना है उतना ही रहेगा। क्या हो सकता है? मेरे ही आइसोलेटेड सिस्टम में एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में चार्ज जा सकता है। तो मेरे आइसोलेटेड सिस्टम में 2 पार्ट थे, मेटल ए और ग्राउंड। तो ए से ग्राउंड में या ग्राउंड से ए में चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। मतलब चार्ज कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ए से ग्राउंड में मेरे ही आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है, ये कहने का मतलब है। या फिर दूसरा, या जो सिंपलिस्टिक टर्म होती है वो है नेट चार्ज इन एनी आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये तो आप समझ ही गए होंगे। अगर मेरा आइसोलेटेड सिस्टम ए और ग्राउंड है तो नेट चार्ज थ्रू आउट जो भी आएगा वो कांस्टेंट रहेगा। अगर यहाँ पर 0 है ए प्लस ग्राउंड का नेट चार्ज, तो यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। यही है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। इंपॉर्टेंट वर्ड आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब समझ ही गए होगे ना? बस तो फिर अच्छा, अब एक चीज़ और देख लो। अपने बुक में कंजर्वेशन के लिए कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। राजस्थान बोर्ड की बुक की बात कर रहा हूँ। अब प्रॉब्लम ये है कि वो एग्जाम्पल में थोड़ी सी मिस्टेक है, कुछ गलतियाँ हैं। अब ये दोनों एग्जाम्पल, अगर आपने राजस्थान बोर्ड की बुक की बात देखोगे तो इसमें 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, चार्ज एनाइलेशन और पेयर प्रोडक्शन। ये दोनों ही एग्जाम्पल नोबेल प्राइज़ विनिंग एग्जाम्पल हैं और दोनों ही एग्जाम्पल अपनी बुक में गलत लिख रखे हैं, इसलिए मैं उनको डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब पहले तो मैं आपको ये बता दूँ
कि क्या गलती है, सीधा सा, कि इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन। अब ये मत सोचना कि पॉजिट्रॉन क्या है, बताऊंगा अभी। अपनी बुक में लिख रखा है गामा, लेकिन होना चाहिए गामा प्लस गामा, 1.02 MeV। ये तो है पहली गलती, पेयर एनाइलेशन। ठीक है, और दूसरा है पेयर प्रोडक्शन। और पेयर प्रोडक्शन में हमको लिख रखा है कि एक गामा कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन में, वो भी गलत है। एक्चुअली में होता क्या है कि एक फोटोन, फोटोन मतलब गामा, जिसकी एनर्जी है h इंटू म्यू, वो टकराता है किसी न्यूक्लियस के साथ, ठीक है। और अब इसकी वजह से, इस टक्कर की वजह से हमको मिलते हैं एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन। ये है पॉजिट्रॉन, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होता है। ये करेक्ट इक्वेशंस हैं। यहाँ पे फिर से गामा की जो एनर्जी है वो 1.2 MeV होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, आप में से जिन बच्चों को ये नहीं जानना कि ये क्यों आया, पॉजिट्रॉन क्या चीज़ है, ये 1.02 MeV कहाँ से आया, जिनको ये नहीं जानना, सिर्फ करेक्शन करना था, राजस्थान बोर्ड से मतलब था, वो यहीं पे शांत हो जाएं। नीचे आपके बोर्ड में आ रहा होगा कि स्किप करके इस टाइमलाइन पे चले जाएं, ठीक है। तो जिनको सिर्फ राजस्थान बोर्ड के एग्ज़ाम से मतलब था वो स्किप कर दें और आगे चले जाएं। हाँ, तो आ जाओ, ठीक है। अब इसको डिटेल में अगर देखना है तो अपने को एक कहानी सुननी पड़ेगी, और वो कहानी है पॉल डायरेक्ट सर की। मतलब कहानी इन द सेंस, बस अपन उस रिसर्च के बारे में बात करेंगे, ठीक है। पॉल डायरेक्ट सर ने एक पेपर पब्लिश किया था 1928 में, ठीक है। 1928 में उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था, और उस पेपर में उन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में क्वांटम मैकेनिक्स को वो आइंस्टाइन सर की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के साथ कंबाइन करना चाह रहे थे इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। तो उस चीज़ में उन्होंने इलेक्ट्रॉन के लिए एक इक्वेशन दी थी, वो बहुत ही फेमस इक्वेशन है, पर अपन नहीं कर पाएंगे, अपने लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। उस इक्वेशन में ऐसे समझो, जैसे मैं तुमको बोलूं कि x² = 9, है ना, तो आप x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है यहाँ पे, तो आप कहोगे x की 2 वैल्यू पॉसिबल है, एक तो +3 और एक -3। अगर +3 रखोगे तो भी ये इक्वेशन करेक्ट है, और -3 रखोगे तो भी ये इक्वेशन करेक्ट है। सिमिलरली उन्होंने इलेक्ट्रॉन के लिए जो इक्वेशन दी थी, उस इक्वेशन के भी 2 सॉल्यूशन आ रहे थे। अब उन 2 सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए काइंड ऑफ सिमिलर कंसेप्ट में, जैसे x के 2 सॉल्यूशन है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन के लिए उस सॉल्यूशन के 2 ही केस पॉसिबल थे। पहले केस में इलेक्ट्रॉन में पॉजिटिव एनर्जी मानी जाए, और दूसरे केस में इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव एनर्जी मानी जाए। अभी प्रॉब्लम क्या है कि नेगेटिव एनर्जी तो होती नहीं है, क्लासिकल मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं ना कि एनर्जी तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती। तो अब वो हो गए कंफ्यूज कि एनर्जी नेगेटिव कैसे हो गई। तो उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए क्या बोला कि जो पॉजिटिव एनर्जी आ रही है वो तो इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज की वजह से आ रही है, और जो नेगेटिव एनर्जी आ रही है ना, वो इलेक्ट्रॉन के पॉजिटिव चार्ज की वजह से आ रही है। इलेक्ट्रॉन में पॉजिटिव चार्ज, मतलब उन्होंने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन कभी कभी पॉजिटिव चार्ज शो कर देता है। समझ में आ रहा है? मतलब इलेक्ट्रॉन नॉर्मली तो नेगेटिव चार्ज शो करेगा, उससे हमको पॉजिटिव एनर्जी का सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन कभी कभी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज भी शो कर देता है और उससे हमको नेगेटिव एनर्जी मिल जाती है। नेगेटिव एनर्जी तो उन्होंने एक्सप्लेन कर दी, पर वो जो है ना कि इलेक्ट्रॉन कभी कभी पॉजिटिव चार्ज शो कर देता है, वो चीज़ उनको अच्छे से मज़ा नहीं आया उसमें।
तो थोड़े टाइम के बाद उन्होंने अपनी इसी थ्योरी को और इवोल्व कर लिया, और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि दुनिया में हर फंडामेंटल पार्टिकल के लिए एक एंटी पार्टिकल मौजूद है, हर फंडामेंटल पार्टिकल के लिए। जैसे कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो उन्होंने कहा कि एक उसका एंटी पार्टिकल है जिसको मैं पॉजिट्रॉन बोल सकता हूं। ऐसे ही प्रोटॉन का एक एंटी पार्टिकल है जिसको मैं एंटी प्रोटॉन बोल सकता हूं। न्यूट्रॉन का एक एंटी पार्टिकल है, इसको मैं एंटी न्यूट्रॉन बोल सकता हूं। इसके ऊपर बार लगाते हैं, ये मैंने क्या लगा रखा है, ठीक है। अब इनमें फर्क क्या है, ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा कि बाकी सब प्रॉपर्टी सिमिलर हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास, पॉजिट्रॉन के मास के बराबर है, प्रोटॉन का मास एंटी प्रोटॉन के मास के बराबर है, और न्यूट्रॉन का मास एंटी न्यूट्रॉन के मास के बराबर है। अंतर क्या है? अंतर है चार्ज में। मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इसका चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है तो इसमें एग्जैक्टली इसका उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। अगर प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है तो एंटी प्रोटॉन में नेगेटिव चार्ज है। अब आप कहोगे तो वो कंसेप्ट न्यूट्रॉन में कैसे लगाओगे, क्योंकि न्यूट्रॉन में तो चार्ज होता ही नहीं है, तो इसका अपोजिट चार्ज कैसे करोगे? तो इसके लिए एक्चुअली में दूसरा कंसेप्ट लगता है, चलो बता देता हूं। न्यूट्रॉन बनता है क्वार्क से, और उन्होंने कहा कि एंटी न्यूट्रॉन मिलता है एंटी क्वार्क से। बस अपने लिए अभी इतना ही बहुत सफिशिएंट है, वैसे तो ये भी काम का नहीं है, ठीक है। अब ये थ्योरी बोलने के बाद उन्होंने एक चीज़ और बोली, वो और भी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने बोला कि ये जो फंडामेंटल पार्टिकल की नॉर्मल स्टेट है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जितना चांसेस इनके होने के हैं उतना ही चांसेस इनके एंटी पार्टिकल के मौजूद होने के होते हैं। तो हमारे यूनिवर्स में या जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पर एंटी पार्टिकल क्यों नहीं मिलते? तो उन्होंने इसके लिए कहा कि यूनिवर्स में लगभग आधी यूनिवर्स बनी हुई है पार्टिकल से, और आधी यूनिवर्स मिलके बनी हुई है एंटी पार्टिकल से। मतलब हम यूनिवर्स के जिस पोजीशन में रह रहे हैं, जिस साइड में रह रहे हैं, वो साइड मिलके बनी हुई है पार्टिकल से। ऐसे ही यूनिवर्स की एक मिरर इमेज हो सकती है, और वो यूनिवर्स का वो पार्ट बना हुआ है एंटी पार्टिकल से, ठीक है। तो मतलब जैसे एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिलके अगर हाइड्रोजन का एटम बनाते हैं तो उनके हिसाब से एक पॉजिट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल और एक एंटी प्रोटॉन मतलब प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल, ये दोनों मिलके बनाएंगे एंटी हाइड्रोजन का एटम। और ऐसे सब एलिमेंट्स का या हर चीज़ का एक एंटी पार्टिकल, एंटी एलिमेंट बनाया जा सकता है। समझ में आया? ये पॉल डायरेक्ट सर की थ्योरी थी, और इस थ्योरी से निकल के आता है पॉजिट्रॉन। मतलब सिंपल सी बात है कि एंटी पार्टिकल किस चीज़ का नाम है? हर फंडामेंटल पार्टिकल के लिए बाकी सब प्रॉपर्टी सेम रहेंगी एक्सेप्ट फॉर द चार्ज। एंटी पार्टिकल में बस चार्ज पलट जाता है। प्रोटॉन के एंटी पार्टिकल में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन के एंटी पार्टिकल में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, न्यूट्रॉन का एंटी पार्टिकल एंटी क्वार्क से बन जाएगा, बस और कुछ नहीं। समझ में आ गया? इस चीज़ के लिए उनको मिला था 1933 में नोबेल प्राइज़। बहुत ही अच्छी थ्योरी है ये, और भी डिटेल में जाया जा सकता है इसमें, ठीक है। ये तो हुई पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ कि अपनी राजस्थान बोर्ड की बुक में गलती क्या है। अपनी राजस्थान बोर्ड की बुक में सिर्फ एक गामा लिख रखा है, और एक्चुअली में दो होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जब भी अपन एक इक्वेशन लिखते हैं ना केमिस्ट्री में या कहीं भी, तो वो इक्वेशन, जैसे इस इक्वेशन की अगर बात करें तो इस इक्वेशन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? पहली बात, चार्ज कंजर्व रहना चाहिए। दूसरी बात, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए। तीसरी बात, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए। और चौथी बात, लेप्टॉन नंबर कंजर्व रहने चाहिए, ठीक है। चार्ज तो कंजर्व यहां पर भी है और यहां पर भी है। कैसे?
पहले अगर ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो नेट चार्ज कितना हो गया? 0। और इक्वेशन के राइट हैंड साइड में यानी कि फोटोन में भी कोई चार्ज होता ही नहीं है, तो इसका भी नेट चार्ज हो गया 0। तो ये तो सही है, पर लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन हमको ये कहने को मजबूर कर देती है कि एक फोटोन हमको इस पेयर एनाइलेशन में मिल ही नहीं सकता। एनाइलेशन किसको बोलते हैं? जब दो चीज़ें आपस में मिलकर नष्ट हो जाएं, कंप्लीटली नष्ट हो जाएं। मतलब इधर तो दो मास पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, और ये आपस में टकराए फुल स्पीड पे आके और नष्ट हो गए। नष्ट होके निकली एनर्जी, नष्ट होने को बोलते हैं एनाइलेशन, उस एनर्जी को बोलते हैं फोटोन। अब प्रॉब्लम क्या है कि लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम हमको बोलता है कि जब पेयर का एनाइलेशन होता है ना, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के पेयर का, तो एक गामा का मिलना इम्पॉसिबल है जब तक आप क्वांटम मैकेनिक्स के बहुत ही स्पेशल केस नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, तो उसके हिसाब से हो क्या रहा है, होना क्या चाहिए? उन्होंने कहा कि देखो, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है, एक पॉजिट्रॉन इधर से आ रहा है। ठीक है, जब ये दोनों आपस में टकराए फुल स्पीड पे आके, तो यहां से अगर मान लो इस तरफ एक फोटोन निकल गया और इसके अंदर कुछ मोमेंटम है p, ठीक है, तो एक फोटोन मेरी इक्वेशन के लीनियर मोमेंटम को कंजर्व नहीं रख पाएगा, क्योंकि अगर पहले इसका लीनियर मोमेंटम इस डायरेक्शन में है, इसका इस डायरेक्शन में है, और दोनों ही लीनियर मोमेंटम मिलके एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और नेट लीनियर मोमेंटम 0 हो जाता है इक्वेशन के इस तरफ, तो इक्वेशन के इस तरफ अगर सिर्फ एक गामा निकलेगा तो प्रॉब्लम यह है कि इसका कुछ ना कुछ मोमेंटम तो होगा। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में तो मोमेंटम नहीं है, नेट 0 हो रहा है, लेकिन राइट हैंड साइड में मोमेंटम आ गया। तो लीनियर मोमेंटम बोलता है कि एक फोटोन मिलना पॉसिबल ही नहीं है। अगर एक फोटोन इस डायरेक्शन में निकला तो एक और फोटोन निकलेगा इस डायरेक्शन में, इस तरीके से कि ये इसका मोमेंटम को कैंसिल कर देगा। तो इक्वेशन में पहले इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिलके नेट लीनियर मोमेंटम अगर 0 बना रहे हैं, तो इक्वेशन के बाद में भी एक फोटोन और दूसरा फोटोन मिलके नेट लीनियर मोमेंटम 0 बनाएंगे। जिसको डिटेल में समझना था मैंने उसको बता दिया कि इस इक्वेशन में क्या गड़बड़ दे रखी है। हाँ, तो अब आ जाओ दूसरी बात पे कि ये 1.02 MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहाँ से आया। तो वो बहुत ही सिंपल है, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, वो तो आपको आना भी चाहिए आपके 12th के लेवल पे, कि अगर आप किसी भी इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन की एनर्जी निकालना चाहें तो वो आएगी E = mc²। इलेक्ट्रॉन का मास रख दो 9.1 × 10⁻⁻31 kg। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट रख दो, वो कितनी होती है? 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। ये एनर्जी आएगी जूल में। अगर मैं इस एनर्जी को जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इस पूरे को अगर आप सॉल्व करो तो ये आएगा 51.1 × 10⁻⁴ हाँ, ठीक है, 51.1 × 10⁻⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं इसको मेगा में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, इसको 100 से डिवाइड कर दूँगा और 100 से ही मल्टीपल कर दूँगा। ये 100 से जो डिवाइड किया इसकी वजह से मेरा ये बन गया 0.511 और ये हो गया 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10⁻⁶ को मैं इंग्लिश में लिखता हूँ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अभी एनर्जी कंजर्वेशन मेरे को ये बोलता है कि इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में जितनी एनर्जी है इक्वेशन के राइट हैंड साइड में उतनी ही एनर्जी होनी चाहिए। तो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में एक इलेक्ट्रॉन में इतनी एनर्जी है, अभी एक पॉजिट्रॉन में भी उतनी एनर्जी होगी क्योंकि पॉजिट्रॉन का मास भी सेम है।
तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये हो जाता है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में इतनी एनर्जी है मेरे पास टोटल, तो इक्वेशन के राइट हैंड साइड में भी टोटल इतनी एनर्जी आनी चाहिए। तो आपको समझ में आ गया अपनी राजस्थान बोर्ड की बुक में मिस्टेक क्या है, वहाँ पे सिर्फ एक फोटोन दिखा रखा है जबकि 2 फोटोन आने चाहिए, क्योंकि अगर एक फोटोन रखोगे तो लीनियर मोमेंटम का जो कंजर्वेशन है वो यहाँ पे नहीं लगा पाओगे। अच्छा, चार्ज कंजर्वेशन कैसे लगाओगे? सिंपल सी बात है, चार्ज कंजर्वेशन लगाने के लिए आप कहोगे कि इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में या इक्वेशन के बिफोर और आफ्टर में जो मेरा चार्ज है, इक्वेशन के बिफोर मेरा नेट चार्ज कितना है -e और इसकी वजह से +e, ये हो गया 0। और इक्वेशन के राइट हैंड साइड में मतलब q आफ्टर अगर मैं निकालूं तो मेरा कितना आएगा, इसका भी नेट चार्ज 0, इसका भी नेट चार्ज 0। तो इक्वेशन में पहले और बाद में दोनों में नेट चार्ज 0 है। यही बेसिकली बोलना चाहता है कि चार्ज कंजर्व रहता है। ठीक है। दूसरा सेम इसका उल्टा होता है जिसको बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। उसमें क्या होता है कि अगर एक हाई एनर्जी फोटोन ऐसे आ रहा है जिसके पास एनर्जी h × म्यू, ठीक है, और इसको कोई न्यूक्लियस मिल जाता है तो ये न्यूक्लियस से टकरा जाता है। अपनी राजस्थान बोर्ड की बुक में न्यूक्लियस नहीं लिख रखा, न्यूक्लियस, ठीक है। और इस न्यूक्लियस के टकराने की वजह से इधर पार्टिकल जनरेट होते हैं, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है। तो अपनी बुक में ये जो न्यूक्लियस है ये नहीं शो कर रहा था, ठीक है। तो अपने साथ क्या हो रहा है, एक फोटोन आ रहा है और फोटोन आके न्यूक्लियस से टकराया और उस की वजह से हमको एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन मिला। सेम फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, इतनी, क्योंकि इस साइड मेरे को एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिल रहा है। समझ में आ गया, कंजर्वेशन समझ में आ गया, चलो अच्छी बात है। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी जो है क्वांटाइजेशन, उसको देख लो। तो क्वांटाइजेशन में अपने को क्या कहा जाता है, सिंपल सा कंसेप्ट है, ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं, कि क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट ये बोलता है जब किसी बॉडी से, मतलब अगर 2 बॉडी है मेरे पास A और B, अगर A से B में चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है ना, तो कम कितना चार्ज ट्रांसफ़र हो सकता है, वो होता है E। मतलब E बेसिकली 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम को बोलता हूँ मैं, ठीक है। कम से कम इतना चार्ज ट्रांसफ़र होगा, और जो चार्ज ट्रांसफ़र होगा ना वो इसका इंटीजर नंबर में मल्टीपल होगा, मतलब n × E। अब समझो इस बात को, फिर इस बात को मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा दूंगा। अगर A से B में चार्ज ट्रांसफ़र हुआ तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, कितने भी जाएं, पर वो इस 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के एक होल नंबर में, एक इंटीजर नंबर में मल्टीपल होंगे। मतलब ये कि A से B पे आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, A से B पे 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, कभी नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफ़र होंगे, 1, 2, 3, 10, 1000, 1 लाख, 10 करोड़, मतलब इंटीजर मल्टीपल, बस यही है। सो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, द नेट चार्ज दैट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर इज ऑलवेज इंटीजर मल्टीपल ऑफ E, वेयर E इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। तो मतलब आधा इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन, 4.5 इलेक्ट्रॉन, ये कभी ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। अभी क्वांटाइजेशन एक जनरल कंसेप्ट है। क्वांटाइजेशन किसको बोलते हैं, जैसे मान लो, इसको समझने के लिए आप ये कह सकते हो, एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, क्वांटाइजेशन समझना है तो वो देख लो। मान लो इंडिया में जो करेंसी चल रही है वो लोवेस्ट करेंसी है 1 रुपये का कॉइन, ठीक है। तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं किसी दूसरे इंसान को पैसा देता हूँ तो मैं हमेशा 1 रुपये के मल्टीपल में ही दे सकता हूँ, तो 1.5 रुपया, 1.25 रुपया, 4.5 रुपया ये नहीं दे सकता। अगर मुझे किसी को 2000 रुपये देने हैं तो बेसिकली मैं 1
एक करके 2000 दे रहा हूँ, यानी कि इंटीजर मल्टीपल ऑफ 1 दे रहा हूँ। तो अगर करेंसी का लोवेस्ट कॉइन, मैं कहूँ कि 1 रुपए से नीचे कॉइन है ही नहीं मार्केट में, 1 रुपए का कॉइन नहीं है, उसके बाद 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, जो भी है, पर 1 से नीचे कुछ नहीं है। तो कम से कम कितना रुपए दे सकता हूं मैं किसी को? 1 रुपया। तो यानी कि कम से कम कितना चार्ज ट्रांसफर हो सकता है? इतना। अब जितना भी चार्ज ट्रांसफर होगा, अब जितना भी पैसा दिया जाएगा, वो 1 रुपए का इंटीजर मल्टीपल होगा। यानी कि अब जितना भी चार्ज ट्रांसफर होगा वो इस ई का n मल्टीपल होगा, जहां पे n क्या हो सकता है? +-1, +-2, +-3, चले जाओ इधर इधर। अच्छा, अब अपन ने चारों प्रॉपर्टी देख लेना। अब इनका एक क्विक रिवीजन अगर आप चाहते हो तो ये मैंने क्विक रिवीजन लिख रखा है लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। ये मेरा क्विक रिवीजन है। मतलब बेसिकली अगर राजस्थान बोर्ड के लिए मतलब करना है, बस राजस्थान बोर्ड और उसके अलावा कुछ नहीं, है ना। राजस्थान बोर्ड में फुल में से फुल नंबर बस इतने में आ जाएंगे। तो इनको रिवाइज कर लेते हैं एक बार, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, और सिर्फ यही अपने राजस्थान बोर्ड में मेन काम का है। बाकी सब तो कंसेप्ट बिल्डअप था, डिटेल में अगर किसी को जानना था तो डिटेल में क्या है, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी क्या है? बेसिकली चार्ज की 4 प्रॉपर्टी हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है? एडिटिविटी। एडिटिविटी क्या बोलती है? कुछ नहीं, सिंपल। अब सारी चीज़ें सिंपल तरीके से याद कर लो कि किसी भी सिस्टम में नेट चार्ज निकालना है तो उस सिस्टम में इंडिविजुअली जितने भी चार्ज मौजूद हैं उन सब का एल्जेब्रिक सम निकाल दो। एल्जेब्रिक सम का मतलब होता है साइन के साथ ऐड कर दो, ठीक है। तो जैसे इसमें 3 चार्ज मौजूद हैं, +Q1, -Q2 और +Q3, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा? इनके साइन के साथ इनको ऐड कर दो। बस यही बोलता है एडिटिविटी का अपना प्रॉपर्टी, है ना, कि नेट चार्ज इन एनी सिस्टम इज एल्जेब्रिक सम। ये एल्जेब्रिक वर्ड इंपॉर्टेंट है, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस प्रेजेंटेड इन द सिस्टम, ठीक है। दूसरा इनवेरिएंस। अब अपन सिर्फ वो देखेंगे जो अपने एग्जाम के लिए काम का है। इनवेरिएंस का मतलब क्या कहना चाहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर कोई चार्ज है तो वो चार्ज उसकी स्पीड पर डिपेंड ही नहीं करता। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का चार्ज जब वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वही चार्ज रहेगा जब वो मोशन में आ जाएगा। मतलब चार्ज मतलब Q ऑन एनी बॉडी डज नॉट वेरी विद इट्स स्पीड, ठीक है। याद रखो, स्पेसिफिक चार्ज अगर पूछ ले आपसे तो स्पेसिफिक चार्ज इनवेरिएंट नहीं होता। याद आ रहा है? Q/m स्पेसिफिक चार्ज, क्योंकि ये तो इनवेरिएंट है पर ये नहीं है, इसलिए स्पेसिफिक चार्ज अगर पूछ लें, ये वर्ड ध्यान रखना, तो ये इनवेरिएंट नहीं है, ठीक है। तीसरी चीज़ कंजर्वेशन, ये भी अपन डिटेल में पढ़ी ली, याद है? वही इंडक्शन वाला आप मेथड वाले डायग्राम वापस देख लो या कंडक्शन वाले वापस देख लो, सब में लग रहा है। कंजर्वेशन मतलब किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड का मतलब याद आ रहा है ना, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है। या मैं दूसरी बात क्या बोल सकता हूँ कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस उस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकता है। ये हो गया कंजर्वेशन। इस कंजर्वेशन में हमने 2 इक्वेशन पढ़ी हैं। पहली है पेयर एनाइलेशन, एनाइलेशन मतलब नष्ट हो जाना, ख़त्म हो जाना। इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन फुल स्पीड पे आके एक पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन कौन है? पॉजिट्रॉन है इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल। मतलब पॉजिट्रॉन में इलेक्ट्रॉन के जितना ही मास है पर चार्ज एकदम अपोजिट है। जब ये दोनों आपस में टकराते हैं तो हमको क्या मिलते हैं? 2 गामा, 2 फोटोन। अपनी बुक में लिख रखा है 1, उस बात का ध्यान रखें। और इन दोनों की कंबाइंड एनर्जी होती है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहले अगर लेफ्ट हैंड साइड में चार्ज निकालूं तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये हो गया 0। राइट हैंड साइड में चार्ज निकालूं ये तो 0 ही है क्योंकि फोटोन में कोई चार्ज होता ही नहीं है। यही कहना चाह रहा है कि चार्ज कंजर्व रहेगा मेरे सिस्टम में, पहले जितना था अभी भी उतना ही रहेगा। अगर मैं इसकी जगह पेयर प्रोडक्शन पढ़ना चाहूँ, क्या पढ़ना चाहूँ? पेयर
प्रोडक्शन। तो पेयर प्रोडक्शन में आप देखेंगे मेरी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में एक फोटोन आकर एक न्यूक्लियस से टकराता है और मेरे को एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन मिलता है। सेम लेफ्ट हैंड साइड में क्योंकि फोटोन है तो मेरा नेट चार्ज हो गया 0। राइट हैंड साइड में एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन है तो नेट चार्ज हो गया 0। समझ में आ गया? पेयर प्रोडक्शन, पेयर एनाइलेशन, ठीक है। कंजर्वेशन समझ में आ गया। चौथा क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन अभी आपने देख ही लिया कि अगर किसी भी दुनिया की किसी भी चीज़ में कोई चार्ज है Q, तो वो चार्ज Q हमेशा E का होल नंबर में या इंटीजर नंबर में मल्टीपल होता है, जहां पे E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी कि बोलना क्या चाह रहा है कि कम से कम मिनिमम चार्ज जो ट्रांसफ़र हो सकता है वो है जब मैं n की वैल्यू 1 रख लूँ, तो कम से कम चार्ज ट्रांसफ़र होगा E, यानी कि कम से कम एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा। और उसके अलावा अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज जाता है तो हमेशा E के मल्टीपल में जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 जाएंगे, 15 जाएंगे, 5,500 जाएंगे, 1 लाख जाएंगे, 1 करोड़ जाएंगे, इंटीजर मल्टीपल में ही जाएंगे। तो चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज अ होल नंबर मल्टीपल ऑफ E, वेयर E की वैल्यू अपने को गिवन है। मतलब चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट प्लस माइनस NE ही होगा, जहाँ पे n इंटीजर है, E की वैल्यू अपने को पता है, ठीक है। यानी कि 0.75 इलेक्ट्रॉन नॉट पॉसिबल। ऐसा चार्ज किसी बॉडी पे आ ही नहीं सकता है, हमको कभी मिलेगा ही नहीं, कभी नहीं मिलेगा। बस इस बात का ध्यान रखना, ऐसा कभी आपको नहीं मिलेगा कि -7/2 E इतना चार्ज किसी बॉडी पे कभी नहीं हो सकता। हमेशा सिर्फ इंटीजर मल्टीपल ही होगा। एग्जाम्पल याद है ना वो 1 रुपये वाला? अगर इंडिया में मिनिमम कॉइन की करेंसी 1 रुपीज़ है और अपन ये मानते हैं 50 पैसा 25 पैसा की कोई करेंसी नहीं चल रही है, अगर मिनिमम 1 रुपया है तो E हो गया मेरा 1 रुपया हो गया मेरा E। अब मैं किसी को भी पैसा दूंगा, मतलब अगर किसी भी बॉडी में चार्ज ट्रांसफ़र होगा तो वो E के मल्टीपल में होगा। अगर मैं किसी को भी पैसा सबसे पहले तो आई एम रियली सॉरी, ऊपर वाले कमरे में इतनी गर्मी है कि ये वीडियो बार बार रुक जाता है रिकॉर्ड होते होते अपने आप ही, तो मुझे पता नहीं चलता कि कहाँ पे रुक गया और मैं पूरा ख़त्म कर देता हूँ। ऐसा बहुत बार हो गया, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब क्या बोलूँ यार, जब भी क्लास रिकॉर्ड करता हूँ ना यही हो रहा है। उमादत सर की क्लास भी यहीं पे रिकॉर्ड करता हूँ, सेम सिचुएशन, सब सारे इंस्ट्रूमेंट सेम है, पर तब फ़ोन गर्म नहीं होता। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है मुझे नहीं पता, ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा था, एक तो वो चार्ज वाला वहाँ पे शायद बीच में कहीं रुक गया, कि ये जो क्वांटाइजेशन वाला है ना Q = ±NE, इसमें मैं जो एग्जांपल दे रहा था कि अगर मैं ये कहूँ कि 1 रुपये की करेंसी इंडिया में लोएस्ट करेंसी है, मतलब 1 रुपये से नीचे कोइन नहीं मिलेगा, 50 पैसा 25 पैसा का कोइन नहीं मिलेगा और ये मिनिमम है, तो इंडिया में आप जिसको भी जितना भी पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हो कम से कम 1 रुपया, और अब 1 रुपये के मल्टीपल में ही ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये होता है क्वांटाइजेशन, ये होता है क्वांटाइजेशन, मतलब क्वांटाइजेशन जनरल टर्म में, ठीक है। और ये जो 1 रुपया मतलब जो मिनिमम अमाउंट ट्रांसफ़र किया जा सकता है ना, इसको बोलते हैं स्टेप साइज। क्या बोलते हैं? स्टेप साइज, ठीक है। ऐसे ही जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफ़र होता है तो कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, मतलब कम से कम चार्ज ट्रांसफ़र होगा 1E। या तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, यानी कि या तो अपने पास +E चार्ज हो जाएगा या -E चार्ज हो जाएगा। बेसिकली मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब जितने भी ट्रांसफ़र होंगे ना वो इसके इंटीजर मल्टीपल होंगे, कभी भी 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, हमेशा इंटीजर मल्टीपल में ट्रांसफ़र होंगे। तो उसकी वजह से जो नेट चार्ज आएगा या जाएगा या किसी भी बॉडी में हम चेक करेंगे या कैलकुलेट करेंगे, वो हमेशा E का इंटीजर मल्टीपल होगा। समझ में आया? बस शायद इतना ही कटा है, और मैं आपको बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि वो तो शायद मैंने बोल ही दिया होगा, पेयर प्रोडक्शन पेयर एनाइलेशन वाली दोनों इक्वेशन, ठीक है। चलो अब ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, मैं आप सबको
बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि आज की वीडियो में आपको थोड़ा सा कंटिन्यूटी का इशू मिल सकता है, क्योंकि बहुत बार वीडियोस रुके हैं तो मुझे बहुत सारे कई जगह से कट करके फाइनल एडिट करना पड़ा है। तो कुछ दिन में, कुछ दोपहर में, कुछ रात में, ऐसा दिन से इसी चीज़ में लग रहा हूँ यार, तो थोड़ा सा आज की क्लास के लिए मुझे माफ़ करें, मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ। लेकिन कोशिश करूँगा कि कंटिन्यूटी रहे 99%, ठीक है। आगे के वीडियो में मैं थोड़ा सा और पता नहीं क्या करूँ, कुछ तो करूँगा, है ना, इंजीनियर आदमी हूँ कुछ तो खरीदूँगा। बाकी आप कोर्स की टेंशन मत लो, अपन कोर्स बहुत आराम से कर लेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलो अपना ध्यान रखना, अच्छे से रहना, जय हिंद।